दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग रोड पर मंगलवार रात को कर्मचारियों से एक भरी बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जहां दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने अब तक 12 लोगों की मौत होने की पुष्टि कर दी है। हालांकि इसके पहले 14 लोगों की मौत होने की सूचना मिली थी। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 10 के हालात बेहद गंभीर है। मृतकों में 3 महिलाओं का नाम भी शामिल है। ये सभी केडिया डिस्टिलरीज के कर्मचारी थे। वहीं कलेक्टर ने हादसे में मजिस्ट्रेट जांच कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। केडिया डिस्टिलरीज के मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, एक सदस्य को नौकरी और घायलों के पूरे इलाज का खर्च उठाने की बात कही है। घायलों को एम्स, अपेक्स और साथ ही अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा कुम्हारी के खपरी रोड पर मुरुम खदान के पास हुआ है, जहां केडिया डिस्टिलरी के कर्मचारी प्लांट में बस में सवार होकर वापस लौट रहे थे और हादसे के दौरान बस में तकरीबन 40 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या आगे और बढ़ सकती है। टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से जला करके इनको रेस्क्यू ऑपरेशन रात में किया गया था। रात का ये हादसा है, जहां डिप्टी सीएम ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं घायलों को हाल जानने के लिए डिप्टी सीएम एम्स पहुंचे। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए सांत्वना राशि के तौर पर दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है और अपनों की तलाश के लिए यहां पर परिजन भटक रहे थे। बस चालक ने भी अपना दम तोड़ दिया है। अंधेरा, सकरी रोड और रेलिंग नहीं, इसकी वजह से ये हादसा अभी तक निकलकर सामने आया है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो चुका है, जिनमें 3 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं, जहां 11 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। दिन का पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। दरअसल 3 दिनों तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा जारी रहेगी। बीते शाम को एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई है। इसके बाद मंगलवार को भी बारिश जारी रही। साथ ही इसके चलते तापमान तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है और वही मंगलवार सुबह तेज बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज ओले भी गिरे हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में जो है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर दुर्ग संभाग के साथ तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं चिल्फी घाटी में सोमवार को दोपहर तकरीबन 20 मिनट तक जमकर ओले गिरे हैं, जिसका वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजनांदगांव में 30 मिलीमीटर, जबकि बालोद में 24, धमतरी में 21, जबकि रायपुर के माना में 15 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। वहीं दिन का तापमान औसतन 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। बारिश, अंधड़ और तेज हवा चलने के कारण रायपुर समेत बिलासपुर, अंबिकापुर और दुर्ग में भी रात का तापमान औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन डोंगरगढ़ समेत पूरे देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर ट्रस्ट ने भक्तों के लिए घर बैठे दान और दर्शन की सुविधा इस बार दी है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर, रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित मां महामाया मंदिर, रतनपुर मंदिर में नवरात्र पर खास सजावट भी की गई है। प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगी हुई है। वहीं राजनांदगांव में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में इस बार 10,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मां के दर्शन के लिए पहले दिन ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अब दर्शक जो है श्रद्धालु अपना जो है दर्शन कर सकते हैं, माता के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। साथ ही रायपुर के महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। 9 रुपये में माता रानी की पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। वहीं रतनपुर के अगर महामाया मंदिर की बात करें तो इस बार 22,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पगडंडियों से होकर मतदान दल घरों तक पहुंचा, जहां 85 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों ने यहां पर अपना मतदान दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने 85 से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध और दिव्यांग महिलाओं को घर में ही वोट डालने की सुविधा दी है। होम वोटिंग कराने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 8 अप्रैल को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में होम वोटिंग का कार्य आरंभ किया गया है। होम वोटिंग के अंतर्गत मतदान दल कोंडागांव विकास खंड में पहुंचा, जहां पर जो है यहां अपना दिव्यांग भाई और जो 85 प्लस उम्र के जो लोग थे उन्होंने अपना मतदान संपन्न किया। 8 दल घर घर जाकर के मतदान करा रहे हैं। साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसके लिए हरी झंडी दिखाई थी।
कोरबा में हिंदू नव वर्ष को लेकर भव्य स्वागत आयोजित किया गया। शहर में ढोल और ताशों के साथ श्रद्धालुओं ने एक विशाल शोभा यात्रा निकाली, जहां लोगों ने 21,000 दीप प्रज्वलित भी किए हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के अवसर पर कटघोरा के नव वर्ष स्वागत समिति ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जहां शोभा यात्रा कटघोरा के अग्रसेन भवन से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए राधा सागर तालाब में जाकर संपन्न हुई। ढोल और ताशों के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें भगवान शिव, काली और श्री राधा कृष्ण की जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए थे। सभी ने एक दूसरे को हिंदू नव वर्ष की बधाइयां दी। जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा भी आयोजित किया गया था। शहर के राधा सागर सरोवर पर सामूहिक शंखनाद के बाद 21,000 लोगों ने दीप प्रज्वलित भी किए। दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और ट्रेन का ऑफर मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को आचार संहिता खत्म होते ही जून से इसकी सुविधा मिलने लग जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग और विशाखापट्टनम के बीच एक सेमी स्पीड वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन चलने जा रही है, जहां इसका टाइम टेबल भी फिक्स किया जा चुका है। जून महीने से दुर्ग में सुबह 6 बजे से ये रवाना होगी और दोपहर 2:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी और तकरीबन 8.5 घंटे में ये पूरा सफर तय करेगा। नागपुर बिलासपुर के बाद दुर्ग विशाखापट्टनम दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि दुर्ग से गुजरने वाली है और इसे लेकर शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। भिलाई निवासी आंध्र समाज काफी लंबे समय से इस रूट में एक ट्रेन चलाने की डिमांड कर रहे थे, जिसे चुनाव से ठीक पहले पूरा किया गया है। ये ट्रेन आचार संहिता खत्म होने के बाद जून से शुरू हो जाएगी। रेलवे विभाग की माने तो ये ट्रेन सुबह 6 बजे से रेलवे स्टेशन से छूटेगी और दोपहर 2:30 बजे विशाखापट्टनम पहुंचेगी। और अब अगली खबर रायपुर पुलिस हेडक्वार्टर से आ रही है, जहां नवा रायपुर के PHQ के पास 12 राउंड की फायरिंग कर दी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में मंगलवार को एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से पुलिस हेडक्वार्टर के पास बटालियन के बाहर फायरिंग कर दी। उसने तकरीबन 12 राउंड गोलियां चलाई हैं। हालांकि इस दौरान किसी की तरह की जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर राखी थाना पुलिस और अफसर मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी राकेश यादव CAF यानी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स में 14वीं बटालियन का जवान है। उसकी बटालियन की कैंटीन की संतरी ड्यूटी लगाई गई थी, जहां सुबह तकरीबन 6 से 9 बजे तक ड्यूटी खत्म करके बटालियन लौटा हुआ था। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से लौटने के बाद वह बटालियन के बाहर ही चबूतरे पर बैठ गया। फिर तकरीबन 10 मिनट तक चिल्लाता रहा और साथियों को अलर्ट करते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक से बटालियन के पास फायरिंग की आवाज सुनकर साथी जवान दौड़कर मौके पर पहुंचे। इस दौरान कैंप में तैनात एक आरक्षक ने आरोपी जवान की गन के बैरल को ऊपर की तरफ कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनांदगांव में 244 लोगों ने नामांकन पत्र लिया हुआ था, लेकिन मैदान में अभी केवल 15 लोग उतर पाए हैं। राजनांदगांव के संसदीय सीट के लिए 15 अभ्यर्थी मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद अब तस्वीरें स्पष्ट हो चुकी हैं। इनके बीच ही मुकाबला होगा। अंतिम तौर पर बीते दिन अगर 4 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र वापस लिया और अब यह भी साफ हो चुका है कि यहाँ चुनाव के लिए केवल एक ही EVM मशीन की जरूरत होगी। अपराह्न 3 बजे के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित भी कर दिया गया है। बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। 4 जून को मतगणना होगा। संसदीय क्षेत्र के 18 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव को लेकर सोमवार को नाम वापसी के दिन अंतिम दिन रहा, जहां 4 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया। नाम निर्देशन फॉर्म जमा करने के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री के आह्वान पर थोक के भाव में कांग्रेसियों ने फॉर्म ले लिया था। 244 लोगों ने फॉर्म लिया था, हालांकि जमा करने नहीं पहुंचे। संख्या को देखते हुए परेशानियां भी बढ़ गई थी। वहीं सीट के लिए किसी भी सीट के लिए 385 से अधिक अभ्यर्थी अगर चुनाव में होते हैं तो चुनाव बैलेट पेपर से होता है, जिसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर काफी बवाल भी हुआ था। और अब खबर रायपुर से, जहां पुलिसकर्मी को ही थप्पड़ जड़ दिया गया। कॉलर पकड़ करके वर्दियां फाड़ दी गई। रायपुर में सड़क हादसे में घायल की मदद करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों ने जम करके पीट दिया। ऑन ड्यूटी पुलिस वालों की मारपीट वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। ये पूरा मामला नवापारा थाना क्षेत्र के सिमरा गाँव का है। बताया जा रहा है कि आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को नहीं पकड़ने का आरोप लगा करके पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हुए हैं, जहां आरोपियों ने कॉलर पकड़ करके वर्दी भी फाड़ दी है। मिली जानकारी के मुताबिक नवापारा थाना में पोस्टेड हेड कांस्टेबल रामरतन साहू ने FIR दर्ज कराई है, जहां शिकायत में बताया गया कि सोमवार की रात हाईवा से अज्ञात व्यक्ति को कुचलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कांस्टेबल नवीन निर्मलकर और हुलास साहू पेट्रोलिंग गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे हुए थे।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायलों की मदद के लिए अपना काफिला रुकवाया और विजय शर्मा ने एम्बुलेंस से इनको अस्पताल भिजवाया। दरअसल रायपुर से कवर्धा दौरे पर जा रहे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम शर्मा सड़क हादसे में घायल बाइक सवारों की मदद के लिए अपना काफिला रुकवा लिए। इसके बाद उन्होंने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाकर भर्ती करवाया। ये पूरा मामला सिमगा के सड्डे गाँव का है। दरअसल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 बाइक की टक्कर हो गई थी, जहाँ हादसे में कुल 3 लोग घायल हो गए थे और इस दौरान विजय शर्मा की नज़र घायलों पर पड़ी। वह तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर घायलों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने उनके हालात को देखकर एम्बुलेंस बुलाया और अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में एक घायल बाइक सवार का हाथ पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया था। अगली खबर दुर्ग से, जहां नेशनल हाईवे पर डीजल बहने की वजह से हड़कंप मच गया। बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में ये टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर फूट गया। नेशनल हाईवे 53 पर मंगलवार को बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक डीजल से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और घटने की वजह से जो है पूरा डीजल जो है पूरी तरह हाईवे पर फैल गया। नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को देखते हुए बड़ा हादसा हो सकता था, आग भी लग सकती थी, लेकिन मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने डीजल बहना बंद करने के साथ ही सड़क पर बह रहे डीजल को फोम की मदद से साफ किया और दुर्घटना में घायल टैंकर चालक को अस्पताल में दाखिल भी करवाया गया। चैत्र नवरात्रि पर माता बमलेश्वरी में मंदिर में भक्तों की भीड़ जब उमड़ पड़ी है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती इसको देखते हुए की गई है। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में चैत्र और शारदीय 2 बार मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है। ऐसे में बीते दिन से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र का समापन 17 अप्रैल को होगा। मां बमलेश्वरी माता मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित भी किए गए हैं। अंचल के 2 देवी मंदिरों को पर्यटन के क्षेत्र का दर्जा मिल चुका है। मान्यता है कि दक्षिण कौशल में डोंगरगढ़ का नाम कामावती नगरी था। राजा भीम ने पहाड़ पर मां बमलेश्वरी देवी को स्थापित किया और इसी के साथ ही शहर में 7 अन्य देवियों के मंदिरों को भी बसाया है। शहर के 2 किलोमीटर के दायरे में 7 देवी मंदिर, अंचल से 8 किलोमीटर दूर मक्का टोला में कारी पाठ और 20 किलोमीटर दूर ग्राम करेला में मां भवानी का प्राचीन देवी मंदिर स्थित है। भूपेश बघेल ने कहा कि उखड़ जाती बेरा अवमो आती बेरा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल और सांसद जो है संतोष पांडे प्रचार प्रसार के दौरान आपस में आमने सामने आ गए। जनसंपर्क के दौरान भूपेश बघेल और संतोष पांडे ने एक ही गली में मिले, जहां बघेल सोशल मीडिया एक्स पर लिखते नजर आए कि जो संतोष पांडे है, माफ कीजिएगा, चुनाव प्रचार के दौरान इनसे भेंट हुई और उनके जाने का समय था और मेरे आने का। साथ ही भूपेश बघेल ने ट्विटर पर राम राम जी लिखकर जीतपुर राजनांदगांव लिखा। गंडई के बिरनपुर कला में गांव में जो है सभा आयोजित की गई थी, जिसमें भूपेश ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि संतोष पांडे गई से और मैं आए हूँ, उखड़ जाती बेरा है और मोर आती बेरा, ये माता रानी की कृपा हरे। दरअसल संतोष पांडे ने भी अपने जावन आवन के फैसले जनता कर ले ही ये बात के उल्लेख किए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के जो यहाँ पर सांसद संतोष पांडे ने भी भूपेश बघेल के पोस्ट को रीट्वीट कर छत्तीसगढ़ी में लिखा कि जावन आवन की फैसला जनता कर ले है। 26 अप्रैल के भाजपा आवत थे, 4 जून के इंडी गठबंधन जावा थे। सोशल मीडिया एक्स पर यूजर इन दोनों पोस्ट पर कई तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से चर्चा में है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने एक बार फिर विवादित बयान जारी कर दिया है, जहां पुलिस वालों को तीर धनुष से मारने की बात कही जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी लोकसभा सीट के लिए कवासी लखमा का एक बार फिर से विवादित बयान चर्चा में है। इंटरनेट मीडिया में उन्होंने एक विवादित बयान जो है प्रसारित किया है, जहाँ उसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारे जंगल नहीं बचे तो कोई नहीं बचेगा। तोंगपाल के पास जंगल की कटाई रोकने को लेकर ग्रामीण और पुलिस के बीच विवाद का मुद्दा बहराते हुए यह लखमा ने ये बयान जारी किया, जहां पुलिस पर जंगल की कटाई को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तीर धनुष उठाने को कहा और ऐसे भी इस बयान को लेकर प्रदेश का सियासी पारा अब चढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने नक्सलियों को एक बार फिर से ऑफर दिया है कि अगर वे विकास की मुख्य धारा में जुड़कर सरेंडर करना चाहते हैं तो उन पर ध्यान दिया जाएगा। इस बार सीएम विष्णुदेव साय ने खुद कहा है कि अगर नक्सली लड़ाई चाहते हैं तो हमारे सैनिक सक्षम हैं। सरकार के आते ही सैनिकों ने सबसे पहले एक ही दिन में 8 नक्सलियों को मारा था। उसके बाद 2 दिन पहले 13 नक्सलियों को मार गिराया गया। भारी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों का सफाया करने में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। 2 दिन पहले बीजापुर के तेलंगाना सीमा में पुजारी
कांकेर के पास सुबह फोर्स के साथ मुठभेड़ में 3 और नक्सली मारे गए हैं। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हम नक्सलियों के सामने विकल्प रखना चाहते हैं कि अगर वे मुख्यधारा में आते हैं, सरेंडर करते हैं तो सरकार उनका समुचित ध्यान रखेगी। सीएम साय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी गई है। यह समझ लेना चाहिए कि जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार बनी है, तभी से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई छिड़ चुकी है।